अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। हाथरस गैंगरेप मामले में दिन पर दिन कार्रवाई की लकीरें खिंचती नजर आ रही हैं। बीते दिनों सीबीआई के द्वारा मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अचानक आज एएमयू वीसी के द्वारा 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां 2 डॉक्टरों के द्वारा हाथरस रेप पीड़िता का इलाज किया गया था। साथ ही बीते दिनों सीबीआई के डॉक्टरों के पैनल से भी बात की गई थी, लेकिन आज अचानक दोनों डॉक्टरों को वीसी के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं पीड़ित डॉक्टरों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कोरोना काल में उनको यहां ड्यूटी ज्वाइन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज अचानक उनको टर्मिनेट लेटर दिया गया है। क्या वजह है, यह भी साफ नहीं है। उनके द्वारा रेप पीड़िता के इलाज के दौरान सामाजिक तौर पर कुछ बातें मीडिया को बताई गई थी, उसी को लेकर इस तरह का टर्मिनेट किया गया है। डॉक्टरों ने इस मामले को लेकर काफी नाराजगी जताई है। वहीं पूरे मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हड़ताल करने की चेतावनी दी। साथ ही वीसी को अपना आदेश वापस लेने को कहा है, क्योंकि अगर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो जेएन मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं के ठप होने से जिले के साथ साथ बाहर से आने वाले मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। करें, हमारे पास हमारे सीएमओ इंचार्ज की कॉल आई थी। उन्होंने हमें बोला है कि वाइस चांसलर से उनका टेलीफोनिक वो कॉल हुआ है। वाइस चांसलर सर ने आज जो है हमें आज से मुझे एंड डॉक्टर उबैद को फर्दर ड्यूटी करने के लिए मना कर दिया है। आगे हमारा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी था, मतलब हम परमानेंट नहीं थे। हम लोग ने अभी पीजी पास किया था, इसी साल हमको बुला के ज्वाइन कराया था कि कोविड हमारे यहाँ से कई डॉक्टर्स को कोविड हो गया था, कई सीएमओज को कोविड हो गया था, उनके अगेंस्ट में हमने ज्वाइन किया था। उस वक्त बुला के ज्वाइन किए थे। अभी जब ये क्राइसिस हो रही है तो फिर अब वो मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हाथरस की वजह है? मैं भी एक वजह हो सकती है। उस वक्त हम लोगों ने हमसे मतलब मीडिया वाले आते थे, सीएमओ के पास आते हैं, यहाँ पे आके बैठे रहते थे, तो हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे थे तो एज ए डॉक्टर हमने ओपिनियन दिया था अपना। कल सीएमओ की टीम सीबीआई की टीम आई थी, उनसे क्या पूछताछ हुई आपने? नहीं, हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो अभी आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, आगे क्या कहना है? हमने अपना एक मेमोरेंडम एंड एक हमारी टीम ने हमने भेजा, अपना लेटर भेजा है वाइस चांसलर को। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है वहाँ से। नहीं नहीं, हम टीम ने इलाज जो किया था वो हमारी न्यूरो सर्जरी टीम ने किया था। हम लोग एक्टिंग सीएमओ हैं यहाँ पे। जितने केसेस आते हैं, अगर उस दिन हमारी ड्यूटी होगी तो हम यहाँ रहते हैं मौजूद। उसको लेकर कोई बयानबाजी की थी आपने? नहीं, बयानबाजी का कोई वो नहीं है, बयानबाजी कोई नहीं हुई थी। बाकी जर्नलिस्ट आते हैं यहाँ पे, पूछने आते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे सिक्योरिटी मुझे आज एक नोटिस मिला है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाता है और वो अप्रूव नहीं होगा, तो आप आज से ड्यूटी पे मत आइए। क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण तो हमें बताया नहीं गया इसमें कुछ। तो क्या हाथ पकड़ा है इसके पीछे? ये तो मैं नहीं बता सकता क्या क्या मेन रीज़न है, क्योंकि और आज आने के बाद में हुआ इस तरह का? जी सीबीआई आने के बाद में कल आपसे पूछताछ हुई थी सीबीआई? हमसे नहीं हुई थी डायरेक्टली, उन्होंने रिटर्न में दिया था। मेन जो सीएमओ इंचार्ज है वो रिटर्न रिप्लाई करते हैं। सीबीआई ने डायरेक्टली कोई पूछताछ नहीं की। आपको सस्पेंड करने का ऑर्डर किसने निकाला है? आगे लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? टेलीफोनिक हमें टेलीफोन से जो हमारे सीएमओ इंचार्ज है उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर ने टेलीफोन से उनको बोला है कि इनको आप टर्मिनेट कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है आपको टर्मिनेट करने? जी ऑर्डर निकाला है। आगे आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन है? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ सर्विसेज दी हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज दी हैं, जब यहाँ पे कोई देने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था तो उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें रीज़न दे दिया जाए कि किस लिए टर्मिनेट कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है बाकी जगह जॉब छोड़ के यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तो हमें बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पे के हमें ऐसे ही टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो उसके लिए एक रीज़न दे दे तो बेहतर लगता है। और हमने सहारनपुर आपसी रंजिश में थाना गागलहेड़ी के ग्राम कैलाशपुर मोहल्ला पीठवाला में 16 अक्टूबर 2020 की सुबह 7 बजे कुछ व्यक्तियों ने पड़ोस में रहने वाले जगदीश के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया था। इस संबंध में आज स्वर्गीय जगदीश के पौत्री अपने दादा को न्याय मांगने के लिए सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के कार्यालय एक प्रार्थना पत्र के साथ आई, जिसमें उसने बताया कि मेरे पिता जगदीश गांव की मंदिर की समिति के सदस्य थे, जिस पर हमारे
आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपत्ति होती थी और आसपास के मुसलमान हमसे रंजिश रखते थे। इसी कारण दिनांक 16 अक्टूबर 2020 की सुबह 7 बजे मेरे पिता घर पर नाश्ता कर रहे थे तो अभियुक्त इसरार, इफ्तिकार, दानिश, इसराना, अरशद, दिलशाद, शहबान एक हुराय होकर मेरे पिता की हत्या करने के उद्देश्य से हाथों में लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर हमारे घर में घुस आई और आते ही मेरे पिता को गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया। वहां पर उपस्थित मेरे पुत्र जतिन व पुत्री आंचल उन्हें छुड़ाने लगे तो उनके साथ भी उक्त 5 अभियुक्त गणों ने मार पिटाई की और मेरे पिता के गुप्त अंग पर अरशद ने लात मारी। तभी मेरी पुत्री ने उसे धक्का दिया तो उसने मेरी पुत्री के चेहरे पर कड़ा मारा। मेरी पुत्री भी घायल हो गई और मेरे पिता को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण मेरे पिता को अत्यधिक आघात पहुंचा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उस समय अभियुक्त दिलशाद व शहबान भी हमारे घर में थे। इन दोनों ने इस प्रकार दानिश अरशद को हमारे विरुद्ध भड़काया और मेरे पिता की हत्या करने के लिए उकसाया। थाना पुलिस ने मात्र एक अभियुक्त इसरार को गिरफ्तार किया है। बाकी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और उन लोगों द्वारा धमकी दिलवाई जा रही है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, जिसके कारण मैं और मेरा परिवार अत्यधिक भयभीत है। और जब से मेरे पिता की हत्या हुई है तब से हम लोग सो तक नहीं पाए, क्योंकि हमें मुसलमानों की ओर से डर बना रहता है कि कहीं मेरे पिता की तरह हमारी भी हत्या ना कर दें। मैं कैलाशपुर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा जी एक मंदिर में कार्यकर्ता थे और वहाँ के मुस्लिम जो लोग हैं वो बाबा जी का मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने आके हमारे घर पे हमला बोल दिया। वो कहते हैं या तो यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें भी झाड़ देंगे। मेरे बाबा जी की 16 तारीख को सुबह 7 बजे उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी थी और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे इंसाफ के लिए आए हैं, उन्हें सज़ा दिलाना चाहते हैं। किससे मिलने? यहाँ पे हम कप्तान साहब से मिलने आए थे। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। वृंदावन में 17 अक्टूबर को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर खोले जाने के बाद 19 अक्टूबर को पुनः बंद कर दिया गया, जिसको लेकर वृंदावन वासी और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में काफी रोष व्याप्त है। जब इस संबंध में मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा से बात की गई तो उनका कहना था कि कोविड-19 महामारी के चलते बाहर से आ रही भीड़ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समस्या ठीक से न होने के कारण अभी मंदिर को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन इस बात से वृंदावन वासियों में रोष व्याप्त है। साथ ही ब्रजवासियों की मांग है कि मंदिर को खोला जाए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर बंद होने की वजह से वृंदावन की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, जिसके कारण सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते बुधवार को बांके बिहारी मंदिर स्थित बाजार के व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने पुलिस चौकी के समीप धरना प्रदर्शन किया। इसी के साथ मंदिर खोलने की मांग की। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर मंदिर नहीं खोला गया तो हम इस प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में बदल देंगे। दोबारा किया गया है। जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी जी, जो कि अभी 17 तारीख को मंदिर खोला गया था। पहले सरकार की गाइडलाइन द्वारा कोविड-19 को देखते हुए बिहारी जी मंदिर पूरा देश बंद था, लेकिन उसके बाद में जो है सरकार की गाइडलाइन में मंदिर खोलने के ऑर्डर दे दिए गए थे और बांके बिहारी मंदिर भी 17 तारीख को खुल गया था। उसके बाद में फिर 19 तारीख को दोबारा मंदिर बंद कर दिया गया। हमारी वृंदावन की जो जनता है, वृंदावन का जो व्यापार है पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है। रिक्शे वाले से लेके होटल मैनेजमेंट तक सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है। सारी जीविका वृंदावन की बंद पड़ी हुई है। इस पर ना तो किसी पार्टी ने, ना ही किसी पदाधिकारी ने, ना ही किसी अधिकारी ने, ना ही हमारे जिले के, ना ही हमारे रीजन के किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही किसी ने कोई व्यवस्था वृंदावन की देखी कि वृंदावन की क्या व्यवस्था है। वृंदावन का जितना भी आदमी है सब बांके बिहारी मंदिर पर डिपेंड है। अगर यहाँ श्रद्धालु लोग नहीं आएंगे तो यहाँ की जो लोगों की जीविका है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो उद्योगपति हो, सबकी जीविका बंद पड़ी हुई है। बांके बिहारी जी से, बांके बिहारी जी हमारे आराध्य हैं, इनके मंदिर खुलने से ही यहाँ की जीविका चलेगी। अगर यात्री नहीं आएंगे तो मैं अधिकारियों से, पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो पालन पोषण जो हो रहा है, जो सब बंद पड़ा हुआ 7 महीने से, जो आदमी परेशान है, यहाँ के जो ब्रजवासी लोग परेशान हैं, जो पंडा समाज को परेशान है, व्यापारी लोग परेशान हैं, खाने को उनका व्यवस्था जो है खत्म होती जा रही है धीरे धीरे करके। कुछ लोगों की फेल हो चुकी है। मतलब किस प्रकार से जो है वृंदावन का जो अस्तित्व बचेगा? क्या वृंदावन के बारे में कोई भी पदाधिकारी या कोई भी पार्टी या कोई भी मतलब सोचने के लिए वो नहीं है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से बांके बिहारी मंदिर को खोला जाए।
अगर नहीं खोला गया तो फिर कब तक प्रदर्शन? अनिश्चितकाल के लिए बैठे ही रहेंगे जब तक मंदिर नहीं खुलेगा। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर छाता क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन, थाना कोसीकला प्रभारी प्रमोद पवार ने कोसीकला सराफा बाजार व्यापारियों के साथ सीसीटीवी कैमरा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। जैसा कि आपको पता है, आए दिन सराफा व्यापारियों के साथ लूट की घटनाएं होती रहती हैं। इस बात को नजर में रखते हुए छाता क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन, थाना कोसीकला प्रभारी प्रमोद पवार ने कोसीकला सराफा व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की कि आप लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं और जिन भाइयों के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं उनके सही कराएं और 24 घंटे चालू रहने दें, क्योंकि अब सर्दी का माहौल है। इस प्रकार की घटनाएं सर्दियों में होती हैं, दिन जल्दी ढल जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ किसी भी घटना को अंजाम दे तो उसको सीसीटीवी कैमरे की वजह से हम उसे ढूंढ सकते हैं और तुरंत पकड़ सकते हैं। कोसीकला और मीटिंग के उपरांत महिला सशक्तिकरण को लेकर भी महिलाओं को जागरूक किया। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रह रहे पत्रकार धर्मवीर अग्रवाल ने भी उन सभी व्यापारियों से अनुरोध किया, अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा को लगवाना जरूरी है। जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश कालीरमन ने बताया कि आज सराफा बाजार में मीटिंग आयोजित की गई थी, जितने भी सराफा व्यापारी हैं उनके साथ, और उनसे सलाह मशवरा किया गया। और जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनकी जिनकी पोजीशन ठीक नहीं है, लोकेशन ठीक नहीं है, उनको ठीक करने के लिए बोला है और 24 घंटे वो चालू हालत में रहें, क्योंकि कई दुकानदार ऐसा करते हैं कि जब वो घर जाते हैं तो बंद कर जाते हैं। तो उनसे हमने आग्रह किया है कि 24 घंटे सीसीटीवी ऑन रहें और जहाँ कमी पड़ रही है, 2-3 स्पॉट ऐसे, 2-3 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो वहाँ पे उनको बोला गया है और वो अपने आपसी समन्वय से वहाँ पे नए सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, जिससे कि अगर कोई आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई संदिग्ध आदमी है, तो उसको हम चेक कर पाए। उसके अलावा आज सराफा बाजार में कुछ महिलाएं आई थी, उनको मिशन शक्ति का जो जागरूकता कार्यक्रम था उसके बारे में अवगत कराया गया। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का की शुरुआत करी 17 तारीख से, उसमें महिलाओं को उसके बारे में जानकारी देना, किस तरीके से वो जब कोई उनके साथ कोई मनचला या कोई दुराचारी कोई शरारत करता है या कोई इस तरह की अप्रिय कोई इशारे करता है, तो उसमें उन्होंने जो वुमन पावर हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है 1090, उसके ऊपर किस तरीके से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और ये भी अवगत कराया कि थाने के ऊपर महिला हेल्प डेस्क बना दी गई है जो 24/7 काम कर रही है, उसमें महिला कांस्टेबल ही मौजूद है जो तत्पर हैं। कोई भी किस तरह की समस्या आती है महिलाओं को तो तुरंत अपनी शिकायत वहाँ पेश करा सकते हैं। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती और उनके पति पर जबरन रंगदारी वसूलने और मारपीट करने के आरोप लगाते हुए पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में हाई कोर्ट के आदेश को एसएसपी तक पहुंचाया। दरअसल आपको बता दें कि गूलर रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत गली नंबर 4 में एक मजदूर परिवार रहता है, जिसने पूर्व मेयर पर आरोप लगाते हुए मारपीट करने और 25,000 की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब पीड़ित परिवार थाने गया तो उसकी फरियाद थाने में नहीं सुनी गई। इंसाफ के लिए दर-दर ठोकरें खाने के बाद उसने हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की एक अपील दाखिल की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पीड़ित की फरियाद सुनते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं आज पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पर हाई कोर्ट का आदेश और प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचा, जहां एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी पूर्व मेयर के खिलाफ पुलिस कब तक क्या कार्रवाई करती है। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं।